ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिवोल्ट ऑफ 1857, बहुत आसान टॉपिक है ना। सो माय नेम इज आयुष एंड टुडे वी विल गो थ्रू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रिवोल्ट, है ना। तो इसका मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये रिवोल्ट का मतलब होता क्या है। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट? रेवोल्यूशन। हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन और रिस्टोरेशन। इस तीनों का मतलब हमने देखा था, जो कि काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन इनका मतलब अलग अलग है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसेंस? रेनेसेंस का मतलब क्या है? रीबर्थ। जब आपके अंदर एक अचानक से न्यू आइडियाज़ आती है ना, तो डैट इज़ नोन एज रेनेसेंस। ठीक है। अब उस रेनेसेंस के कारण होता क्या है, हम लोग उस न्यू जो आइडियाज़ आई हैं उस पर काम करते हैं और वो जो काम है वो हमें एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जाता है और वो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं वो जनरली हम रिफॉर्म कर रहे होते हैं अपने आप को। तो बेसिकली रेनेसेंस के बाद ही क्या आता है? रिफॉर्मेशन आता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ये बेसिकली तीनों एक ही जैसा चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आइए रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं क्या है। चलिए धीरे धीरे होगा। आपके बुक में स्टार्टिंग में है पॉलिटिकल कॉजेस। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटिकल कॉजेस पे ही चलेंगे। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पॉलिटिकल कॉजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल, है ना। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से, क्लास 10th के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू स्टेट। स्टेट मीन्स स्टेट के 4-5 क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपको पता है क्या होता है स्टेट का? अगर मैं स्टेट के बारे में ही बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? सर, पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे एक गवर्नमेंट होगा, वो एक बॉडी सॉवरेन होगी, है ना। यही तो होता है बेसिकली। इसके अलावा भी टेरिटरी भी होती है, फिक्स टेरिटरी। तो बेसिकली दीज आर द 4 characteristic of state. So generally when we are discussing about the political causes, it means something related to the state. And what is related to state? State से related कब होगी? जब हम state के लिए rules regulations बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं? law बनाते हैं, है ना, कोई कानून बनाते हैं। तो that is known as what? Political causes. तो हम देखने वाले हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत सारी चीज़ें हम लोग 2 क्लासेस में पढ़े थे, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश रूल, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल चीज़ों को कंट्रोल करती है इंडिया में। रिवोल्ट ऑफ 1857 का मतलब क्या है कि बहुत ऐसे लगभग मान लीजिए तो आपका क्या है 1857 में हो रही है रिवोल्ट, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो आपको 1700 के आसपास जब आप पढ़ते हैं ना इंडिया की उस टाइम की स्थिति क्या होती है, व्हाट वाज द सिचुएशन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ 1700 सेंचुरी, तो आपको समझ में आती है चीज़ें कि ये जो 150 साल बाद जाकर के जो रिवोल्ट हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ है। देयर आर द सो मेनी डिफरेंट कॉजेज फॉर इट। तो उस कॉजेज को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो हैव यू मेड द नोट्स ऑफ बोथ द टॉपिक्स? मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, बनाया? वेयर आर द नोट्स? अच्छा टेल मी, कितने लोगों ने ऑनेस्टली कितने लोगों ने पढ़ा है बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बारे में? व्हाट पढ़ा है? ओके, टेल मी व्हाट द बैटल ऑफ प्लासी। व्हाट नहीं याद है ना, तो बैठो। तो जब भी मैं होमवर्क देता हूँ ना, उसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा, हिस्ट्री का चैप्टर है, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन घर जाके उसको रिवीजन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो धीरे धीरे आप भूल जाएंगे चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। तो पॉलिटिकल कॉजेस हम लोग देखने जा रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1700 में उसी के आसपास क्या चल रही थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, मतलब इट वाज द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री इनटू द बिग स्केल, लार्ज स्केल यू कैन से। तो अब लार्ज स्केल पे जब इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है तो दे नीड अ रॉ मटेरियल्स इन सिंपल टर्म्स, है ना। रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ क्या, क्यों हुआ, उसके पीछे का एस्पेक्ट हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टर कौन होगा? कौन से कंट्रीज होंगी, है ना। तो अफ्रीका जैसी कॉन्टिनेंट होगा, है ना, इंडिया जैसा कॉन्टिनेंट होगा। आप देखेंगे ना ये सब रिसोर्स, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं इन सब कॉन्टिनेंट्स के पास, है ना, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज। अगर आप इंडिया में ही देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग स्पाइसेस मिल जाते हैं, क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे सॉइल भी बहुत तरह के हैं, अलग अलग सॉइल हैं। ठीक है, तो सॉइल अलग अलग है, इसके कारण हम एग्रीकल्चर के जो
एग्रीकल्चर में डिफरेंसेस है ना, जैसे फूड क्रॉप्स की हम बात कर ले, है ना, फूड क्रॉप्स के अलावा हम कैश क्रॉप की भी बात कर ले, तो अलग अलग कैश क्रॉप, फूड क्रॉप्स आपको इंडिया में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा बहुत सारा मिनरल्स भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम इंडिया के इस वाले रीजन को हम लोग क्या कह रहे हैं, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लेट्यूज हैं, है ना, और इस बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे हमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया जो है एक ऐसा खजाने के तौर पे था जहाँ से वो सारे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सकता था, इंपोर्ट कर सकता था अपने देश में कम दामों पे, सस्ते दामों पे। और क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बन रहे थे, तो रॉ मटेरियल का बहुत अच्छा यूज करता कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब उसके लिए उन्होंने दे हैव इंट्रोड्यूस सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स रेगुलेशन, दे हैव इंट्रोड्यूस द न्यू रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेस दैट वाज नॉट फेवरेबल फॉर इंडिया एज वेल। अब वो इंडिया के लिए जब सही नहीं है, तब द फार्मर्स, द पीपल्स, उनके अंदर एक डिसकंटेंट, मतलब एक उनके अंदर क्या हो जाएगा, एक आक्रोश की भावना हो जाएगी, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और ये सब कैसे मिल करके रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण बनता है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट कॉज इज पॉलिटिकल कॉजेज। व्हाट? पॉलिटिकल कॉजेज। इन पॉलिटिकल कॉजेज में हमने फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा वो क्या देखा था बेटा, बताइए। व्हाट? अच्छा, ओके, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। ओके, इसका मतलब माही टेल मी, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। Expansion of British dominions means when East India Company British came in India, their motto was to import raw materials from India to British. But when they came here, they saw that there is not unity in British in India, so they can now they want to capture India. They want to control. अच्छा, what is the name of the topic that you have told me? Political causes में हम क्या पढ़ रहे हैं? Expansion of British dominions. ओके, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पहला पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, एक एक चीज़ों को हम लोग पहले देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ये बैठ जाइए, सिट डाउन। ये ब्रिटिश रूल का मतलब क्या हुआ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब देखिए ध्यान से, when first East India Company came as a trader company, as a trading company you can say, तो वो गुजरात में अपना एक कंपनी सेटअप करती है, but they earn a huge amount of profit from that particular thing। अब वो फैक्ट्री सेटअप करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अब उस टाइम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई एम जस्ट शोइंग द मैप, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, आप ये जो मैप देख रहे हैं इसमें देयर आर डिफरेंट किंगडम्स जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा डोमिनियन ऑफ इजाम था, है ना, मैसूर था यहाँ पे, है ना, फिर ये हमारा तमिलनाडु वाले रीजन में कोई और डोमिनियन था, है ना, फिर बंगाल हो गया, फिर औध हो गया, है ना, ये सब अलग अलग प्रोविंसेस थे, राजपूताना प्रोविंसेस अलग था। मतलब इंडिया खुद बहुत ज़्यादा अलग अलग किंगडम से, मतलब प्रोविंसेस यहाँ पे इंडिया पे था, और वो लोग आपस में ही, उन लोगों में बहुत ज़्यादा मतभेद था। वो लोग बस ये चाहते थे कि अपने टेरिटरी को क्या करना, बड़ा करना। उनका मोटो क्या था कि अपनी टेरिटरी को बड़ा करना। तो इसका सबसे, क्योंकि वी हैव नॉट ए यूनिटी, उस टाइम हमें यूनिटी हमारे अंदर बिल्कुल नहीं थी। वी जस्ट वॉन्ट टू व्हाट, एक्सटेंड आवर बॉर्डर, आवर टेरिटरी। हमें इंडिया से कोई मतलब नहीं था उस टाइम, है ना, ऐसा कोई नहीं सोच पा रहा था कि हाँ हम लोग एक हैं, यूनिटी नहीं थी हम लोग के अंदर, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 गिव द स्पार्क इन द माइंड्स ऑफ पीपल कि हाँ हमें अब एक होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि यूरोपियन देश से आई है, यूरोपियन कंट्रीज से आई है, वो अब हमें कंट्रोल करने जा रही है, ठीक है। दैट्स वाई रिवोल्ट ऑफ 1857 का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे हिस्ट्री के चैप्टर में, क्योंकि ये एक स्पार्क पैदा करती है और हमें किसकी तरफ ले जाती है, व्हाट, नेशन की तरफ ले जाती है। अब इसी के बाद जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाएगा तो आप देखेंगे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रहा है। एंड व्हाट आर द की फीचर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट विल बी सीन नेक्स्ट चैप्टर्स। आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें देखेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का बहुत बड़ा योगदान था इंडिया के फ्रीडम में, है ना। और वो बनता कब है, 1857 के बाद। तो 1857 में ऐसा हुआ क्या कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे। तो बिफोर 1857 वी आर नॉट यूनाइटेड, हम लोग एक नहीं थे, है ना। देयर आर सो मेनी कल्चरल डिफरेंसेस, देयर आर सो मेनी सोशल डिफरेंसेस इन द सोसाइटी, ठीक है, समझ में आया। एंड दैट गेव अ एज टू द ब्रिटिश इंडिया टू इम्प्लीमेंट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन
जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने ही चीज़ों में लड़ रहे थे, हमें अपने ही अंदर एकता नहीं थी। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसी युद्ध हुई, एक ऐसा लड़ाई हुआ, एक ऐसा वॉर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया के किंगडम्स के बीच में, जिससे यह पता लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज जस्ट नॉट अ मेयर ट्रेडिंग कंपनी, अब यह पूरे इंडिया को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। तो आप में पॉलिटिकल कॉजेस का जो फर्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब कैसे ब्रिटिश रूल इंडिया में क्या करेगी? एक्सपैंड होगी, कैसे होगी? तो उस टाइम जो मेजर जो किंगडम्स थे, जो रीजन्स थे, वो क्या था? बंगाल, है ना, बंगाल और मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, ये सब अलग अलग प्रेसिडेंसीज थे जो मेजर थे, जिसमें बंगाल से है ना बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था उस टाइम। ठीक है, बंगाल। अब ऐसा क्यों था, ये आगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए आइए इसको देखते हैं हम लोग बुक में, है ना, क्या है। लुक इनटू द बुक। ठीक, अब इसमें ये क्या था ना कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो एक्सपेंड ऐसे नहीं हो सकता था। दे नीड अ सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे वो पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सके। हाउ दे अचीव दैट पर्टिकुलर गोल? तो सबसे पहले उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस। सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। सिस्टम ऑफ, चलिए लिखिए इसको। द फर्स्ट पॉलिटिकल कॉजेज में आप ऐसे डालेंगे हेडिंग, देन फर्स्ट इसका सब पार्ट कि भैया पॉलिटिकल कॉजेज में एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी तो हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, इसको आप ए कह लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ब्रिटिश डोमिनियन एक्सपेंड हो पाता, ये अचानक से नहीं हो पाता, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए थे, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया, और इसमें क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, है ना, हमारे कल्चर्स डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। अब तो इसके कारण होता क्या है कि आप फोर्सफुली इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल था। सो दे हैव यूज्ड देयर ब्रेन्स, और उन्होंने क्या किया? रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। किसने? ब्रिटिश इंडिया ने। तो अब पहला उन्होंने क्या किया कि भैया उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, क्या हमारा, क्या इंट्रोड्यूस कराया? सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सिस्टम ऑफ, तो राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, देख लीजिएगा ना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस? चलिए बताइए। सब्सिडरी अलायंस, अदिति आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? It was introduced by Lord Wellesley. हाँ, And in this, he introduced that first point of this is the British Army. He gave British Army to some the territory, and they will protect their territory. अच्छा, बुक में क्या है उसके बारे में बाद में आते हैं, बैठ जाइए। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सब्सिडरी अलायंस है क्या, मतलब मोटो क्या था इसका। तो सब्सिडरी अलायंस नथिंग, बस एक ऐसे एक रूल एंड रेगुलेशंस थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहाँ के जो लोकल जो किंगडम्स थे, ठीक है, बड़े बड़े उस टाइम छोटे मोटे जो साम्राज्य थे, उनको डर बना हुआ होता था अपने ही पेरेंट किंगडम से, मतलब उनके ही जो किंगडम्स है ना, वो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। तो उनके अंदर डर था कि भैया अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमें दूसरा प्रोविंसेस हमें कैप्चर कर लेगा। जैसे उस टाइम मराठा भी था, है ना, उस टाइम अलग अलग किंगडम्स, निजाम था किंगडम्स, तो सब अपना बॉर्डर को एक्सटेंड करना चाह रहे थे। तो अब क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी। तो अब उसको क्या था, उन्होंने एक ऑफर देना स्टार्ट किया कि वी विल प्रोवाइड यू व्हाट? सिक्योरिटी। मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, इन विच हमारे जो सोल्जर्स होंगे दे विल गो इन योर कैपिटल्स। अब मान लीजिए कि औध है ना, औध हमारा एक किंगडम है, ठीक है, इसका एरिया यहाँ पे है, और सपोज कि उसका कैपिटल यहाँ पे, औध का किंगडम यहाँ पे है ना, मान लेते हैं कोई भी उसका किंगडम है। तो अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी विल सेंड देयर ट्रूप्स टू हियर एट द कैपिटल ऑफ द प्रोविंसेस। वो कैपिटल पे भेजेंगे, और उनकी जो अलाउंसेज हैं, जो सैलरीज हैं, वो कौन देगा? वो भी इसी किंगडम के राजा देंगे, अपने ही किससे? ट्रेजरी से, अपने ट्रेजर से, अपने ही जो रिवेन्यू से उनका सैलरी देंगे। किसका? ब्रिटिश ट्रूप्स का, जो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आया? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे देश से आई, हमारे देश में आई, मतलब दूसरे देश से हमारे देश में आई, और हमें ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। सोचिए ये बस क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग, हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। कहते हैं ना यूनिटी में बहुत ताकत होता है, 1 और 1 11 होते हैं। अगर ये चीज़ हमें अगर आज से 200-300-400 साल पहले पता होती तो अभी भी इंडिया हो सकता है कि बेस्ट होता है इकोनॉमी के मामले में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द
ब्रिटिश इंडिया, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत ज़्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इंडिया से, कहाँ? यूरोप, इंग्लैंड। और ये दिस इज द मेजर रीजन कि इंडिया का अभी ये स्थिति है, ठीक है। नहीं तो आज गांव जो हम लोग देखते हैं, विलेजेस जो देखते हैं, जो अंडर डेवलप एरिया है, या फिर आज हम जापान को देखते हैं, आज हम चाइना को देखते हैं, उससे हो सकता है हम उससे कहीं आगे होते। बट ये जो हमारा जो टाइम जो गया, स्पेशली जो 1700 से लेकर के 1947 का, इसमें जितने भी हमारे जो मेजर रिसोर्सेज थे उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नहीं तो हो सकता था अभी हम डेवलप नेशन होते, हो सकता था हमारी जो इकोनॉमी है मोर देन 30 ट्रिलियन की होती, हो सकता था बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने है ना, देखिए उन्होंने सिर्फ कंट्रोल ही नहीं किया हमें, है ना, उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो हुई ही, साथ ही उन्होंने हमारे अंदर एक माइंड में एक चीज़ डाल दी कि दे आर सुपीरियर सो वी हैव टू फॉलो देम, है ना। देयर कल्चर्स आर रिच, हमारा कल्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ आ गई कि हाँ वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है, हम जो कर रहे हैं हम उनसे भी पिछड़े हैं। जबकि अगर मान लीजिए अगर ये कोई टेरिटरी है, ये कोई टेरिटरी है, इस पर अलग लैंग्वेज बोली जाती है, इसमें कोई दूसरा लैंग्वेज बोला जाता है, तो क्या लैंग्वेज के आधार पे या फिर कल्चर डिफरेंसेस के आधार पे यहाँ के लोग कुछ और कल्चर फॉलो कर रहे हैं, यहाँ के लोग कोई और कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ लैंग्वेज, कल्चर, इन सब के आधार पे क्या कोई दोनों पर्टिकुलर रीजन में हम ये कह सकते हैं ये ज़्यादा डेवलप है, ये कम डेवलप नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि सर ब्रिटेन में तो इंडिया में अनटचेबिलिटी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस चीज़ों को खत्म की, यहाँ पे सती प्रथा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खत्म की। तो अरे भाई, हमने 11th सेंचुरी में 12th सेंचुरी में क्या फ्यूडलिज्म नहीं पढ़ा है, जिसमें क्रिश्चियंस कितना ज़्यादा, वहाँ के पॉप कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, किसको? इंग्लैंड को, इटली को, अलग अलग पूरे यूरोपियन नेशन को। तो भाई कल्चर है, जहाँ पे एक रिलीजन है, वहाँ तो डिसएडवांटेज तो होगा ही ना, होगा ही ना। फ्यूडलिज्म तो हमने पढ़ाया ना आपको, इन क्लास 9 वी हैव रेड दैट अबाउट फ्यूडलिज्म, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म, देन ओनली रेनेसेंस कम आती है, मार्टिन लूथर किंग वगैरह के बारे में हम लोगों को पढ़ा था। तो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये चीज़ें हमारे अंदर, ब्रिटेन ने ये चीज़ें हमारे अंदर डाल दी कि दे आर सुपीरियर, देयर कल्चर आर सुपीरियर, देयर लैंग्वेजेस आर सुपीरियर, और हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर मानने लगे। तो जब हमें कोई दूसरा इन्फीरियर कहता है ना, इन्फीरियर कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द डे व्हेन यू रियलाइज कि हम कमजोर हैं, उस दिन आप सच में वीक होते हैं। तो हमें अपने आप के नज़र में या फिर अपने खुद से कभी वो काम नहीं करनी है जिससे हमें यह लगे कि नहीं हम तो वीक हैं। ये इंडिया के साथ भी यही हुआ है ना। अगर हम अपने आप को ही अगर इन्फीरियर नहीं मानते तो हो सकता है हम कभी और अपने आप को डेवलप कह रहे होते, है ना। लेकिन क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इसने सक्सेसफुल रहा कि वो बताने में कि भैया हम लोग क्या है, इन्फीरियर हैं सबसे। क्लियर है कि नहीं? चलिए आइए आगे देखते हैं। तो सब्सिडियरी अलायंस का मतलब समझ में आया क्या है? दे विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अस, और इसके बदले में वह हमें या तो अब अच्छा एक बात और था कि जब वो ब्रिटिश ट्रूप जो इसको सिक्योरिटी देने आएगी उसको रहने के लिए एक सेपरेट जगह चाहिए, एरिया चाहिए। तो भैया अपने किंगडम में एक एरिया भी आप किसको मुहैया कराएंगे? किसको देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। तो ये सब छोटे छोटे रूल्स थे, आपको लग रहा है छोटे छोटे, लेकिन ये सब इशारा किसकी तरफ कर रहे थे कि धीरे धीरे ब्रिटिश चाह रही है कि हम जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी हम खुद कंट्रोल करें। समझ में आया? क्लियर है? आप ऐसा सोच के देखिए कि जो आपका बॉडी गार्ड हो वही आपको कभी मार सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और आपका बॉडी गार्ड कौन है? जो आप ही के देश को लूट रहा है। तो क्या उसके माइंड में कभी ये नहीं आएगा कि हम इसे भी खत्म करके इसका सारा चीजें हम रख ले? आएगा ना। तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो हमने सब्सिडियरी अलायंस देखा। अब सब्सिडियरी अलायंस में कुछ की पॉइंट्स है, उसको आप लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए। फर्स्ट है, इंडियन रूलर्स हु एंटर इनटू द सब्सिडियरी अलायंस वर रिक्वायर्ड टू कीप द ब्रिटिश आर्मी एट द कैपिटल्स ऑफ देयर स्टेट्स। रिक्वायर्स टू कीप ब्रिटिश आर्मी requires to keep British Army requires to keep the British Army at the capital. What? At the capital. ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि भैया यही तो चाहता था कि डायरेक्ट हम किसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं? कैपिटल के ऊपर। एक बार कैपिटल के ऊपर कब्जा हो गया तो पूरा प्रोविंसेस तो उसका है ही। समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, और ये सब कैसे हो रहा है? रूल्स और रेगुलेशन से हो रहा है। किससे हो रहा है? रूल्स एंड रेगुलेशन से हो रहा है। और क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल कॉजेस कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? दे वर टू गिव ईदर मनी और सम पार्ट फॉर द टेरिटरी टू द कंपनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप, है ना। या तो उनको भैया अपना मॉनेटरी फंड के थ्रू उनको हेल्प करना है, ब्रिटेन को पैसे देने हैं, या तो उस अपने ही किंगडम का एक छोटा सा स्मॉल एरिया देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट फिर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, बी करके आप लिख सकते हैं कि हैड टू गिव, फर्स्ट आप लिखेंगे कि मनी या तो आपको पैसे देने हैं या तो पार्ट ऑफ टेरिटरी, या तो पार्ट ऑफ लैंड या टेरिटरी, ये दूसरा पॉइंट हो गया ऐसे, ठीक है, वो आपको देने। थर्ड पॉइंट क्या था सब्सिडरी अलायंस का, ये कहता है दे वर टू रन आउट फ्रॉम देयर स्टेट्स ऑल नॉन इंग्लिश यूरोपियंस वेदर दे आर एम्प्लॉयड इन द आर्मी और सिविल सर्विसेज, सॉरी। अब देखिए, या अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई राजा है तो उसके पास पहले से सिपाही होंगी, दे विल हैव देयर ओन पर्सनल ट्रूप्स, सेनापति होंगे। अब क्या करना है कि जैसे ही आप सब्सिडरी अलायंस, यू आर जस्ट इनिशिएटिंग ए स्टेप फॉर द सब्सिडरी अलायंस, देन यू हैव टू जस्ट व्हाट, डिसग्रेस, या आपको हटाना है। किसको हटाना है? अपने ही लोगों को जो इंडिया के हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उनको हटाना है। एंड इन प्लेस ऑफ इंडियन पीपल, लोकल पीपल, यू हैव टू अपॉइंट द ब्रिटिश ऑफिसर्स। क्लियर है? समझ में आया? इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, या तो मैं फिर लिखवा देता हूं आपको, लिख लीजिए कि दे वर टू रन आउट फ्रॉम देयर स्टेट्स, रन आउट फ्रॉम देयर स्टेट from their states all नॉन इंग्लिश या तो ब्रिटिश नॉन इंग्लिश ट्रूप्स या सिविल सर्विस सर्वेंट्स, जो उस टाइम जो थे बड़े बड़े पोस्ट पे जो सिविल सर्वेंट थे, उनको आप हटाना पड़ेगा। और उस ट्रूप और सिविल सर्वेंट पे किसको अपॉइंट करेंगे आप? सिर्फ ब्रिटिश, हाँ, ट्रूप्स या फिर पीपल को आप कह सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज द थर्ड कंडीशन। अभी देखिए, देयर आर सो मेनी पीपल्स हु आर नॉट राइटिंग, है ना, स्टिल आप बोलेंगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया था, ज़्यादा नहीं समझ में आया था, है ना, जबकि इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा समझने के लिए। दिस इज़ नॉट फिजिक्स। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि सर नहीं आया था, थोड़ा थोड़ा आया था, भूल गया था, है ना। चलिए डी पॉइंट देखते क्या है। दे हैड टू कीप द ब्रिटिश ऑफिसर्स कॉल्ड रेसिडेंट। क्या है? अब उनको एक डी वाला पॉइंट है, देखिए रेसिडेंट। ये रेसिडेंट का आपको कॉन्सेप्ट बताया था, माही बताइए क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडेंट ओवर हियर? Sir, the official, the territory whom means protection is provided, they have to give resident or place for British troops. ओके, ठीक है, सिट डाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडेंट? रेसिडेंट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बिकॉज रेसिडेंट वॉज द ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश इंडिया। और व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस रेसिडेंस? दिस रेसिडेंट, सपोज दिस किंगडम हैव टू communicate with other kingdom, and this kingdom has enrolled for the, या फिर you can say कि have security of subsidiary alliance। सिक्योरिटी किसका है? सब्सिडी अलायंस का है, किंगडम ए के पास। बट फॉर ट्रेडिंग पर्पस और फॉर एनीथिंग, द किंगडम ए हैव टू टेक द हेल्प ऑफ किंगडम बी। सो नाउ दिस किंग विल कांट गो डायरेक्टली टू दैट पर्टिकुलर किंगडम एंड आस्क फॉर हेल्प फॉर एनीथिंग, नहीं जा सकता है। In place of that king, the official appointed by the British India, that is known as resident, only resident will go to that particular kingdom and ask for anything. Basically, अब आप जब से सब्सिडरी अलायंस को इनिशिएट किए, अब आप दूसरे किंगडम से बात भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये इससे होता क्या था कि इससे ये होता था कि सपोज कीजिए कि अब सब्सिडरी, बहुत सारे अब राजा होंगे ना जो 1 साल 2 साल सब्सिडरी अलायंस लेने के बाद वो रिग्रेट कर रहे होंगे अपने डिसीजन को कि हमने सही नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो गया होगा। तो अब उनके पास कोई चांसेस बचे ही ना कि दूसरे किंगडम से हेल्प मांग करके इसको ओवरथ्रो करें। समझ में आ गया? तो उसको डर से बचने के लिए ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया कि भैया वी आर जस्ट गिविंग यू रेसिडेंट, अगर आपको दूसरे किंगडम से कोई काम भी है तो आप रेसिडेंट के थ्रू करवाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉइंट फॉर द सब्सिडरी अलायंस एंड दैट आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉजेस। बट अपार्ट फ्रॉम द सब्सिडरी अलायंस, the second point that we will going to discuss is the doctrine of lapse. What? Doctrine of lapse. But ये जो सब्सिडरी अलायंस कौन कौन से किंगडम से इनिशिएट लिया था उसके आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। लाइक आप लिखेंगे हैदराबाद, मैसूर, है ना, लखनऊ, पुणे एंड अदर्स। ये सब क्या है? सब्सिडरी अलायंस को इनिशिएट किए थे। सब्सिडरी अलायंस का मतलब उन्होंने अब इस रूल को माना था और सिक्योरिटी ली थी, ठीक है। और आगे ये कहता है कि सब्सिडरी अलायंस हैड रिड्यूस्ड द रूलर ऑफ इंडियन स्टेट टू द पोजीशन ऑफ द पपेट इवन दो द माइट अपीयर टू द इंडिपेंडेंट पपेट। अब होता क्या है कि जनरली
अब ये पपेट इसको क्यों कह रहे हैं कि जितना भी पुणे है या फिर लखनऊ है, लखनऊ का भी नाम लिया था ना, मैसूर है, अब ये सब जैसे सब्सिडरी अलायंस लेते हैं वो लोग सिर्फ एक क्या बन जाते हैं, पपेट बन के रह जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। जाहिर सी बात है जो कैपिटल को कंट्रोल कर रहा है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हो, अब उसके सारे पे ही तो चलेंगे आप। तो इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ एक मेयर पपेट बन के रह गए थे सब्सिडरी अलायंस का। क्लियर है? चलिए, द सेकेंड पॉइंट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बट आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, है ना। वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो ओके, चलते हैं।